बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारी ये एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो है वो चल रही है और इसमें इससे पहले जो है वो 2 वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें एक जो है वो मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ऊपर था। दूसरा जो है वो वेक्टर स्पेस के पहले इसे के ऊपर था। अब जो है वो उसका जो नेक्स्ट पोर्शन है उसकी हम बात करेंगे, जिसमें मैं क्विक रिव्यू दूंगा थोड़ा सा, ताकि हमारे जहन में जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो जहन में आ जाएं, तो आगे ताकि हम इसके एमसीक्यूज़ को जो है वो सॉल्व कर सकें। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक होगा दैट इज़ दी लीनियर डिपेंडेंस एंड बेसिस। ठीक है, तो एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद आगे जो है वो एमसीक्यूज़ की जो है वो बात करेंगे, ताकि हमारे जहन में ये उससे रिलेटेड जो है कुछ क्लैरिटी भी जो है वो होनी चाहिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 वर्ड आप देख रहे हैं, लीनियर डिपेंडेंस। एक डिपेंडेंस की हमने बात करनी है इसके अंदर और एक बेसिस की बात करनी है। तो सबसे पहले हम जो है वो किसकी बात करते हैं, डिपेंडेंस की बात करते हैं। डिपेंडेंस 2 तरह की होती है, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। मसलन अगर आप हमारे पास जो है ये कोई भी वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, यहाँ पहले बात करके आ चुके हैं, और v1 v2 vm ये इसके v के एलिमेंट्स हैं, और v के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको वेक्टर्स कहते हैं। और ये वेक्टर्स जो हैं v1 v2 vm दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। कब लीनियरली डिपेंडेंट होंगे? अगर हम इसकी लीनियर कम्बिनेशन बनाएं। ये स्टूडेंट्स क्या है, इन वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन है, यानी कि इनको हर वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके इज़ इक्वल टू 0 लिखें तो ये लीनियर कम्बिनेशन कहलाती है। इसमें जो मेन कंडीशन है वो ये है कि नॉट ऑल ए आई आर ज़ीरो, सारे ए आई ज़ीरो नहीं होने चाहिए, तो उसको हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। अगर सारे ए आई यानी सारे कोएफिशिएंट ज़ीरो नहीं होने चाहिए, और अगर सारे कोएफिशिएंट ज़ीरो हो जाए तो इसको कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इफ़ द वेक्टर्स आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट तो ऑब्वियसली द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और लीनियरली इंडिपेंडेंट में फिर क्या होगा कि इम्प्लाइज ईच ए आई इज इक्वल टू 0। हर जो a1 a2 a3 जितने भी हैं वो सारे के सारे जो हैं वो ज़ीरो होंगे। किसके लिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए। ठीक है, तो इनका अगर आप सेट बना लें वेक्टर्स का तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। ठीक है, क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। और आगे जो ये बेसिस की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ही बेसिस बनाते हैं। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ही क्या बनाते हैं? बेसिस जो हैं वो बनाते हैं। तो ये हमने आगे सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट फाइंड करना है, ताकि उसको आगे हम बेसिस डिफाइन कर सकें। नेक्स्ट है कि एन इनफाइनाइट सेट एस ऑफ वेक्टर्स ए लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ़ ईच ऑफ इट्स फाइनाइट सबसेट्स, यानी कि हर वेक्टर उसका जो सबसेट है फाइनाइट सबसेट वो क्या होना चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अदरवाइज इट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। इसके बाद स्टूडेंट्स जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि हमारे पास द एम्प्टी सेट फाई इज़ डिफाइंड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आपने ये याद रखना है कि एम्प्टी सेट क्या होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो इसके मतलब क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह ये है कि अगर हमारे पास ये वेक्टर्स हों, ठीक है, और इन वेक्टर्स में से एक जो है वो ज़ीरो हो, इफ़ वन ऑफ द वेक्टर्स इज़ ज़ीरो देन वी से दैट वी आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो इस सूरत में जो वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, यानी कि सारे वेक्टर्स के अंदर से एक वेक्टर अगर नॉन ज़ीरो हो, एक वेक्टर क्या हो? नॉन ज़ीरो हो, और इस वेक्टर का नाम जो है वो वी आई, एक जनरल कोई भी नाम रख लिया है। ठीक है, ith ये 1 2 3 4 कोई भी वेक्टर हो सकता है। अगर एक वेक्टर नॉन ज़ीरो हो तो हम कहेंगे वेक्टर्स क्या हैं? लीनियरली डिपेंडेंट हैं। ठीक है जी।
तो अब ये देखो, अगर इसको कंप्लीट करें तो इस वेक्टर के अलावा बाकी सारों के कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। तो ये देखें डिपेंडेंट के लिए यही था ना कि नॉट ऑल ए आईज़ आर ज़ीरो, तो ये सारे ए आईज़ ज़ीरो नहीं होने चाहिए। तो ये देखें, ये जो 1 है ये ज़ीरो नहीं है। ऑन दी अदर हैंड एनी नॉन ज़ीरो वैक्टर वी बाय इट सेल्फ इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर ए वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड वी इज़ नॉन ज़ीरो वैक्टर। दिस इम्प्लाइज दैट दिस वैक्टर ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि अगर ए वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो तो और वी नॉन ज़ीरो हो तो डेफिनेटली ए किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। अच्छा, इसके बाद है ये हमारे पास एक एग्जांपल नंबर 17 है। वो कहता है शो दैट द वेक्टर्स बिलोंगिंग टू आर क्यूब आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये वेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब हम अगर हमें प्रूव करना है कि ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो सबसे पहले हम इसकी लीनियर कम्बिनेशन लिखेंगे, यानी कि हर वेक्टर के साथ उसका जो है वो एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें इज इक्वल टू ज़ीरो लिखें। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो कि ए बी सी किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो ज़ीरो के, यानी कि ए बी सी तीनों की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। ऑल अगर ज़ीरो हो जाए तो हमने कहा था कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 में है शो दैट दी वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब इसमें सारे ए आई जो है वो ज़ीरो नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो लीनियर कम्बिनेशन लिखते हैं और फिर हम जो है वो लेफ़्ट साइड पे इनको ए बी सी को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं ताकि कंपैरिजन किया जा सके। जब हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करें तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाती हैं। इन इक्वेशंस को बेसिकली सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो ए बी सी की वैल्यूज़ हैं वो ये आ जाएंगी कि ए बी इज़ इक्वल है और ये -2 सी के इक्वल हैं और डी किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई है, ज़ीरो के इक्वल आ गई है। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू जो है वो इसकी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो इधर हमारे पास 4 अननोन थे, इक्वेशंस 3 हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक वैल्यू आर्बिट्रेरी रहेगी। एक वैल्यू क्या रहेगी, आर्बिट्रेरी रहेगी। तो इसकी आप कोई भी वैल्यू जो है वो चूज़ करें। फ़र्ज़ करें सी को आप 1 रखते हो तो इसके मुताबिक ए और बी की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो ये उसके लिए ही किया गया है कि अगर आप सी को जो है वो 1 रखते हो तो उसके मुताबिक ये है। इस तरह और भी बहुत सारे वेक्टर्स इस तरह आप जनरेट कर सकते हो। बहरहाल ये क्या है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। इसी तरह हमारे पास ये प्रूव करना है कि ये जो 3 पॉलिनॉमियल्स हैं ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो स्टूडेंट उसी तरह लीनियर कम्बिनेशन में लिखा और फिर हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाएंगी, इनको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो प्रूव कर लोगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। स्टूडेंट मैंने शुरू में बात की थी, एक तो एमसीक्यूज़ सिंपल होंगे, इतने डिफ़िकल्ट इसके अंदर एमसीक्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि ये जो पेपर हो रहा है ये मुश्किल हालात में जो है वो पेपर हो रहा है। तो डेफिनेटली जो है वो एमसीक्यू ज़रा सिंपल ही रहेंगे, एक बात। दूसरा, इसके लिए टाइम क्योंकि कम है तो इतनी कैलकुलेशन उसके अंदर मौजूद एमसीक्यू के अंदर मौजूद नहीं होगी। इसलिए हर टॉपिक के मतलब आपको नो हो लाजमी होनी चाहिए, ताकि आप कम से कम जो है गेस तो अच्छा कर सकें, प्रॉपर कर सकें। आपको अंदाज़ा हो रहा हो कि थोड़ी सी बैक पे नॉलेज होगा तो आपका गेस जो है वो बहुत बेहतरीन होगा। इसी तरह ये है कि एग्जांपल नंबर 20 है, इसमें भी लीनियरली डिपेंडेंस को प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी लीनियर कम्बिनेशन को लिखेंगे और लीनियर कम्बिनेशन से इक्वेशंस आ जाएंगी, उनको सॉल्व करके ABC की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। उन ABC की वैल्यूज़ या C1 C2 C3 की वैल्यूज़ डिटरमिन करेंगी कि क्या ये जो हमारे पास आंसर आया है ये क्या बता रहा है कि वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं, वो हम पहले जो है वो डिफ़ाइन करके आ चुके हैं। अच्छा, ये भी हमारे पास 3 वेक्टर्स थे, एक 2 था, एक 2 sin स्क्वायर x और एक जो है वो cos स्क्वायर x। इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखा और इसको आगे सॉल्व किया। तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद यानी कि कंपैरिजन करने से ये 3 इक्वेशंस बनी और उनसे ये 3 वैल्यूज़ आ गई। तो अब ये वैल्यूज़ भी हमारे पास आर्बिट्रेरी हैं। तो
स्टूडेंट्स इस तरह हम जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं कि वेक्टर्स क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ये कुछ प्रूफ, एक थ्योरम का प्रूफ दिया गया है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ये नेक्स्ट थ्योरम है कि इस सेट, ये हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर n वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे कब? इफ़ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन ऑफ द वेक्टर्स इन एस इज़ लीनियरली कम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स, यानी कि कम से कम एक उनमें ऐसा हो कि जो बाकी वेक्टर्स का क्या हो, लीनियर कम्बिनेशन हो, तो हम इन वेक्टर्स को जो है वो क्या कहेंगे? लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। ये जो सेट है ऑफ वेक्टर्स n वेक्टर्स is linearly dependent if and only if one of the vectors in S is linear combination of the vectors of the free day। अब अगर लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स प्रोसीडिंग इट, ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन हमारे पास आ गई। बाकी इसका प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये एग्जांपल है, इसमें स्टूडेंट्स एक तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये क्या स्पैन करते हैं? R3 को स्पैन करते हैं, क्योंकि ये I J K ही है, या E1 E2 E3 हैं। X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस के लॉन्ग जो वेक्टर्स हैं वो दिए गए हैं। सिंस दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, इट शोज़ दैट दिस सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर्म्स ए बेसिस। ये क्या बनाती है? ये बेसिस बनाती है किसकी? R³ की। और इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड बेसिस कहेंगे। जैसे अगर हमें ये शो करना हो तो जिस यहाँ पे स्टूडेंट लगता है कि एक पेज जो है वो मिस हो गया है, जो कि या ये आगे इसके बाद वाला आ गया है, तरतीब जो है ना वो थोड़ी सी भी चेंज हो गई है। ठीक है, बहरहाल ये है कि हमारे पास यहाँ पे बात होनी है बेसिस की। किसकी? बेसिस की। तो एक तो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और उसके वो जो तादाद होती है वो उसके जो सेट होता है वो क्या कहलाता है? वो उसका बेसिस कहलाता है। ठीक है, तादाद आगे क्या कहलाएगी? डायमेंशन कहलाएगी। तादाद को क्या कहेंगे? डायमेंशन कहेंगे। अब जैसे फ़र्ज़ करें, ये हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल है, ठीक है, 2x2 मैट्रिसेस जो हैं वो दी गई हैं। तो अब हमने ये चेक करना है कि ये बेसिस बनाती हैं। क्या बनाती हैं? बेसिस के लिए क्या होना चाहिए कि एक वेक्टर को बाकी वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में वो लिखा जा सके, या फिर ये है कि लीनियर कम्बिनेशन लिखें तो सारे के सारे ABC किसके इक्वल होने चाहिए? 0 के इक्वल होने चाहिए। और उससे हमारे पास क्या पता चलेगा कि ये वेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। और वेक्टर्स अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हों, वेक्टर्स क्या हों? लीनियरली इंडिपेंडेंट हों, तो वो क्या बनाते हैं? वो बेसिस बनाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये डेफिनेशन है डायमेंशन की। डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F इज़ रिटन दिस DIM और V। और ये क्या होती है? ये बेसिकली नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए बेसिस फॉर V, यानी कि बेसिस के अंदर जितने एलिमेंट्स की तादाद होती है, दैट इज़ नोन एज डायमेंशन। और ये बहुत स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसके हवाले से लाजमी MCQ आएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि जो डायमेंशन है वेक्टर स्पेस की कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन स्पैनिंग सेट। इससे पहले लेक्चर में हम स्पैनिंग सेट की बात करके आ चुके हैं। फिर ये एक स्टूडेंट्स थ्योरम है कि ऑल बेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तमाम बेसिस के अंदर तादाद जो है वो क्या रहती है? सेम रहती है, तादाद डिफरेंट नहीं होती। ये इस एग्जांपल में कहा गया है कि बेसिस फाइंड करें y माइनस जेड इज इक्वल टू 0 के लिए। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने इसका जो है वो सोल्यूशन लिखें। तो इसको जनरल सोल्यूशन y माइनस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो y किसके इक्वल आ गया? z के। ठीक है, तो यहाँ से हम x y z अगर बनाएं तो वो कैसे बनेगा? हम y को क्या रखना है? z, या z को y, तो z को y रख लिया, तो ये क्या बन गया? x y y बन गया। इसको भी आप इस तरह लिख सकते हैं, x अलहदा करें और y अलहदा करें। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो यही आएगा।
इसका मतलब ये है कि ये जो प्लेन थी हमारे पास, ये किन दो वेक्टर से स्पैन होती है, एक 1 0 0 से और एक 0 1 1 से स्पैन होती है। इसका मतलब इसकी जो डिमेंशन है दैट इज़ 2। इसकी डिमेंशन क्या है? 2, क्योंकि ये जो दो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और जो सेट बनता है लीनियरली इंडिपेंडेंट का उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, दो वेक्टर्स हैं, तो इसलिए इसकी डायमेंशन क्या होगी? 2 होगी। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है कि लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n। डायमेंशन कितनी है? n है, और ये जो वेक्टर्स हैं वो v से लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका कोई थ्योरम नहीं, आगे जो है वो डिफ़ाइन कर दी है, ठीक है। तो इज़ ए बेसिस फॉर v इफ़ एंड ओनली इफ़ ईच वेक्टर इन v इज़ यूनिकली एक्सप्रेसिबल। क्या है? ईच एलिमेंट इज़ यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्टेटमेंट ज़हन में रखनी है। फिर ये एक और थ्योरम है, इसको जो है वो हम पढ़ लेते हैं। वो क्या है कि ये हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ वेक्टर्स, और ये क्या वो कह रहा है कि ये बेसिस है। किसकी बेसिस है? n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बेसिस है। तो एवरी सेट विद मोर देन n वेक्टर्स इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। अगर इससे कोई भी वेक्टर ज़्यादा का सेट बनेगा, अगर इसमें कोई वेक्टर ऐड कर देते हैं तो ये वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। बाकी ये इसका प्रूफ है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये नेक्स्ट थ्योरम है, कहता है कि अगर आप लोगों के पास ये n वेक्टर्स हों, v1 v2 vn, और ये क्या हों? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हों, ठीक है। इफ़ v इज़ एनी नॉन ज़ीरो वेक्टर इन v, उसको आप इसके साथ शामिल कर लें सेट के साथ, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। कब? पहले तो हम बात करके हैं लीनियरली डिपेंडेंट होगा, लेकिन ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा? इफ़ v इज़ नॉट इन द लीनियर स्पैन। अगर ये v इसके लीनियर स्पैन के अंदर मौजूद नहीं है तो। फिर स्टूडेंट्स एक और थ्योरम है हमारे पास, ये वाला, कि लेट v बी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का मतलब ये है कि इसके बेसिस के अंदर n वेक्टर्स हैं। देन एवरी सेट ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इज़ ए बेसिस फॉर v। तो इसका जो हमारे पास अगर वो n डायमेंशनल है तो इसका हर सेट जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगा? वो बेसिस फॉर v होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस फॉर v इफ़ w इज़ ए सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। देन अगर w क्या है? सब स्पेस है, तो w की डायमेंशन हमेशा वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से या तो इक्वल होगी या लेस होगी, ग्रेटर नहीं हो सकती। इम्पॉर्टेंट है MCQ के हवाले से, ये आप लोगों ने याद रखना है कि डायमेंशन ऑफ सब स्पेस वो हमेशा या तो इक्वल हो सकती है या लेस हो सकती है, उससे ग्रेटर नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो अगर डायमेंशंस, ये भी याद रखना है कि अगर दोनों की डायमेंशन सेम हैं तो दोनों सब स्पेसेस भी सेम हैं, यानी कि दोनों स्पेसेस जो हैं वो फिर जो सब स्पेस है वो स्पेस के इक्वल ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास जो है वो ये कोई प्रॉपर्टी दी गई थी, ये थोड़ी सी मिसिंग है, चलें इसको आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो थ्योरम है इससे MCQ लाजमी बनेगा, इसलिए आप लोगों ने इसको जो है वो तवज्जो से फार्मूला भी याद कर लेना है और इसे समझना भी है। वो क्या है? वो ये कहता है कि इफ़ u and w आर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस v ओवर ए फील्ड f, यानी कि u और v क्या हैं? फाइनाइट डायमेंशनल हैं। फाइनाइट डायमेंशनल का मतलब ये है कि उनके अंदर जो बेसिस हैं वो उनके अंदर फाइनाइट तादाद है, ठीक है।
तो ये फार्मूला जो है वो होल्ड होता है कि डायमेंशन ऑफ u प्लस w किसके इक्वल होती है, डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ w माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w, डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर u इंटरसेक्शन w ज़ीरो के इक्वल आ जाए, यानी कि इसके अंदर ज़ीरो वेक्टर मौजूद हो इस सेट के अंदर, ठीक है, तो ये फिर v क्या आ जाता है, डायरेक्ट सम आ जाता है, v इज़ इक्वल टू u प्लस w, जो कि इससे पहले आप बुक पे देखेंगे तो इसको डायरेक्ट सम कहते हैं। और इस सूरत में डायमेंशन ऑफ v किसके इक्वल होती है, डायरेक्ट एडिशन के, डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ w के इक्वल होती है। ये बाकी इसका प्रूफ है, उसकी हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद है कि ये वाली बात आप लोगों ने याद रखनी है, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस टू बी ज़ीरो, इसकी जो डायमेंशन है वो आपने ज़ीरो कंसिडर करनी है, ज़ीरो वेक्टर की डायमेंशन ज़ीरो कंसिडर करनी है, ठीक है, ठीक। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ज़ीरो टू बी ज़ीरो, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस टू बी ज़ीरो, ठीक है जी। नेक्स्ट ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 है, इसके क्वेश्चंस हैं कि डिटरमिन द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर्स कब लीनियरली डिपेंडेंट हैं और कब लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इनके हवाले से ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड मैं एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करके आ चुका हूँ। ये भी लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि वो कहता है कि ये कम्प्लेक्स में तो जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है लेकिन रियल में नहीं है। इसी तरह ये भी जो है वो R2 में है लेकिन जो है वो Q के ऊपर नहीं है। इसमें भी यही शो करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं। ये स्टूडेंट्स MCQ बन सकता है कि लीनियरली डिपेंडेंट के लिए आप K की वैल्यू बताएं, ठीक है, बाकी ये तो नहीं हो सकता, इसको वेरीफाई करें, बाकी ये दोनों रहने दें। फिर ये है कि ये आप का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसमें से MCQ बन सकता है और इसमें बड़ा सिंपल है। देखें, एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर के का जो है वो लीनियर कम्बिनेशन है, क्या है, लीनियर कम्बिनेशन है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो वो बेसिस बनाएगा। वो क्या बनाएगा, बेसिस बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। डिटरमिन वेदर आर नॉट द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज बेसिस, ये भी आप बता सकते हैं कि ये वेक्टर्स बेसिस हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो ये है लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं। तो इस तरह के ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो हैं वो क्वेश्चंस हैं जिनको आप जो है वो मद्देनज़र रख सकते हैं। फिर ये है कि डिटरमिन ए बेसिस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस, इनके लिए हमने बेसिस जो है वो डिटरमिन करने हैं। इसमें डायमेंशन फाइंड करनी है। तो मैंने स्टूडेंट्स बार बार बता रहा हूँ कि आपको कम से कम नो हो जो है हर टॉपिक के हवाले से लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। इन डेप्थ अगर नॉलेज नहीं भी है तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात जो याद रखने वाली वो ये है कि जब आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, तो उसके अंदर चॉइस मौजूद होती है। लेकिन MCQs में जो है वो अब आप चैप्टर्स को छोड़ नहीं सकते। जिस तरह आप इस चैप्टर को अक्सर जो है वो छोड़ देते हैं, लेकिन अब जो है वो आप इस चैप्टर को जो है उस तरह नहीं छोड़ सकते, ठीक है जी। इसमें भी हमने क्या फ़ाइंड करना है, वेक्टर्स के बेसिस वगैरह फ़ाइंड करने हैं और डायमेंशन फ़ाइंड करनी है। और ये अगर U और V कहता है 2 डायमेंशनल सब स्पेस हो तो U इंटरसेक्शन W के ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। तो ये थी स्टूडेंट्स इस तरह की जो हमारे पास बुनियादी चीज़ें थी। तो बेसिकली मैंने कहा कि थोड़ा सा पहले जो है वो MCQ से पहले आप लोगों का एक जो है वो रेफ्रेशर टाइप जो है वो एक जहन में हो जाए, चीज़ें बुनियादी चीज़ें आपके जहन में आ जाएं, ताकि जो है वो MCQs करते हुए आपको आसानी हो। अब स्टूडेंट्स हम इससे ये जो हमने रिव्यू किया है टॉपिक को, अब हम इससे रिलेटेड जो MCQs हैं जनरेट हो सकते हैं, पॉसिबल MCQs,
उनको जो है वो यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स ये इसमें से कुछ MCQs टफ भी हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोगों को कम से कम 9 लाजमी जो है वो होनी चाहिए, लेकिन अगर आप मुकम्मल तौर पे MCQs करते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन है। बहरहाल लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F, और ये हमारे पास वेक्टर्स हैं। ये स्टूडेंट्स बुक के अंदर जो है वो बोल्ड लेटर से लिखे हुए हैं और हम वैसे लिखें तो इसके ऊपर एरो का आप सिंबल जो है वो लगाएंगे। तो V1, V2, V3, V4 अप टू Vm ये वेक्टर्स हैं V के। ये क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। कब? इसकी कंडीशन आप लोगों ने बतानी है कि जब ये सिर्फ लीनियर कम्बिनेशन रिक्वायरमेंट होगी कि ये लीनियर कम्बिनेशन इज इक्वल टू ज़ीरो है, या लीनियर कम्बिनेशन के साथ आपके पास ये भी साथ कंडीशन हो कि नॉट ऑल AI ज़ीरो, और फिर आपके पास ये है कि लीनियर कम्बिनेशन के साथ आपके पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि ईच AI इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, या इनमें से तीनों में से कोई भी नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शंस हैं। तो डेफिनेटली हम जो है वो पढ़ के आ चुके हैं कि नॉट ऑल AI ज़ीरो, लीनियरली डिपेंडेंट के लिए नॉट ऑल AI ज़ीरो, सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए। अगर सारे ज़ीरो हो जाएं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F, द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये देखो उसके अपोजिट ये MCQ आ गया है, जिसमें डेफिनेटली ऑप्शन जो है वो हमारे पास C जो है वो ऑप्शन दुरुस्त होगी, जिसके अंदर जो मेन बात नोट करने वाली वो ये है कि ईच AI इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है? कोएफिशिएंट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे ज़ीरो के इक्वल होते हैं, लेकिन लीनियरली डिपेंडेंट के लिए कम अज़ कम एक का नॉन ज़ीरो होना जो है वो ज़रूरी है। इसके बाद 3 है विच वन इज़ फॉल्स, कौन सा जो है वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है, कौन सा दुरुस्त नहीं है। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है वो देखें, A है फाई इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। फाई जो है याद रखना है, ये वैसे भी MCQ आ सकता है इसके अलावा भी, कि फाई लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, एक बात। B है इफ़ द वेक्टर्स आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट देन द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये भी दुरुस्त बात है। तीसरा ये है कि एनी नॉन ज़ीरो वेक्टर बाय इटसेल्फ इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है स्टूडेंट्स। यानी कि एनी नॉन ज़ीरो वेक्टर बाय इटसेल्फ इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि नॉन ज़ीरो वेक्टर जो है वो हमेशा वो अपना क्या होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट नहीं होता। तो इसका जो आंसर है वो C है। D भी दुरुस्त है कि एन इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ़ ईच ऑफ इट्स फाइनाइट सबसेट्स इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो बेसिकली हमें क्या बताना था? फॉल्स बताना था। तो इसमें जो फॉल्स है वो ये है, फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो ये वाली। ठीक है जी, तो C ऑप्शन इसकी दुरुस्त ऑप्शन है। विच इज़ नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, इनमें से कौन सा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर नहीं है? अब ये देखो फाई भी क्या होता है, अभी हमने पढ़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब सिंगल वेक्टर भी हमने पढ़ा कि वो भी क्या होता है? लीनियरली नॉन ज़ीरो सिंगल वेक्टर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो ये D ऑप्शन भी जो है वो हमारे पास जो है वो दुरुस्त है। तो फिर और इसी तरह ये जो वेक्टर्स हैं, ये एक एग्जांपल में हम प्रूव किया कि जब आप इसको लिखते हैं A इंटू दिस B इंटू दिस प्लस C इंटू दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो वहाँ से ABC इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, और फिर ABC तीनों ज़ीरो के इक्वल होते हैं, तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन दुरुस्त है वो स्टूडेंट्स वो B ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ U एंड W आर फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F देन। अब ये देखो, ये मैंने वहाँ पे हाईलाइट भी किया था कि ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है कि डायमेंशन ऑफ U प्लस W किसके इक्वल होती है? डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W। ठीक है, तो इसमें ये बाकी सब में जो है वो कोई ना कोई गलती है। जैसे इधर जो है वो यूनियन लगाया है, यूनियन नहीं हो सकता। इधर ये माइनस लगाया है, माइनस नहीं हो सकता। इधर जो है वो हमारे पास ये प्लस लगाया है, ये प्लस नहीं हो सकता।
तो इसमें स्टूडेंट्स जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये डी वाली ऑप्शन करेक्ट है। क्यों कि इसमें ये गलती है, सॉरी ये नहीं, ये वाली यूनियन वाली गलती है, इसमें ये माइनस वाली गलती है और इसके अंदर ये प्लस वाली गलती है। तो ये जो है दिस ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। तो डी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स कि इफ़ यू एंड डब्ल्यू आर फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ओवर ए फील्ड एफ, देन द डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल कब, ये कंडीशन बतानी है। जब u इंटरसेक्शन w किसके इक्वल होगा, ज़ीरो वेक्टर के इक्वल होगा, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, जब ये ज़ीरो वेक्टर के इक्वल होगा। तो इसकी ऑप्शन बी जो है वो स्टूडेंट्स वो करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 8 है डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ज़ीरो इज़, ज़ीरो की अभी हमने जो है वो थ्योरी के अंदर डायमेंशन पढ़ी कि इसकी डायमेंशन स्टूडेंट्स क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो इसको जो है वो ए ऑप्शन इसकी जो है वो दुरुस्त है। फिर विच वेक्टर इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसमें से कौन सा वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इसको चेक करने के लिए स्टूडेंट्स आपके ये दिन में रखना है, डिपेंडेंट के लिए एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या होता है, मल्टीपल होता है। दो वेक्टर्स अगर दिए गए हों तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या होता है, मल्टीपल। जैसे मैं इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आता है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। इसी तरह मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाता है, तो ये भी लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर मैं इस वेक्टर को लिखूं ax प्लस बी कॉज x इज़ इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करूं तो a और b दोनों 0 के इक्वल आते हैं। तो ये हमारे पास वेक्टर जो है a, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसकी ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त है। विच वेक्टर इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, इसमें से कौन सा वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है। तो उसमें आपने मल्टीपल देख लेना है। जैसे ये देखो, ये अभी हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात करके आए हैं कि ये तो लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्योंकि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के मल्टीपल में नहीं लिखा जा रहा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वो नहीं आ रहा। लेकिन इसमें ये देखें, अगर आप 1 - 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 - 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। दो वेक्टर्स हों तो उसमें चेक करना जो है वो आसान होता है, जस्ट आप मल्टीप्लिकेशन देख लें। तो ऑप्शन विच इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, तो ये स्टूडेंट्स इसके अंदर जो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंस है वो क्या है, ये सी है। ये सी ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट्स गलत ऑप्शन दी गई है। उसमें यह है कि अभी हमने जो बात की थी वो क्या थी कि विच वेक्टर इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो कौन सा वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। इसमें ये जो ए ऑप्शन है वो दुरुस्त थी, क्योंकि जब आप इसको चेक करते हैं ax प्लस बी कॉज x इज़ इक्वल टू 0, तो ए और बी 0 के इक्वल आ जाते हैं। फिर मैंने ये बताया कि ये डिपेंडेंट हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है क्योंकि ये मल्टीपल में है। इसी तरह ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ये b जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। b क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो b ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। तो ये स्टूडेंट्स एक ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। आपने यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपके पास कौन सी दुरुस्त है, बी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। ठीक है जी। तो इसके बाद 11 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द वेक्टर्स और लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमने बताना है कि के की वैसे किस वैल्यू के लिए ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो इसका सिंपल तरीका ये है, ये ट्रिक है हमारे पास, वो क्या है कि आप एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन में लिख लें। ठीक है, और वहाँ पे आप के की वैल्यू जो है वो पुट करके जो है वो चेक कर सकते हैं कि क्या दो वेक्टर्स को बाकी की लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपके पास ऑप्शन सी जो है दैट इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है विच वेक्टर्स फॉर्म द बेसिस। कौन से वेक्टर्स जो हैं वो बेसिस बनाएंगे। वो वेक्टर्स बेसिस बनाते हैं स्टूडेंट्स जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हों। अब इसके अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट ये देखें, ये हमारे पास पहला जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों कि हम एक वेक्टर को इस वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये वेक्टर नहीं आता, तो इसलिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
लेकिन ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये वेक्टर बन रहा है। तो एक वेक्टर को बाकी वेक्टर की लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अगर एक वेक्टर को बाकी वेक्टर की लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ये भी लीनियरली डिपेंडेंट है, ये भी लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये बेसिस बनाती है। ये क्या बनाती है? बेसिस बनाती है। फिर ये हमारे पास 13 है, इफ़ यू एंड डब्ल्यू आर फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ओवर ए फील्ड एफ विद द डायमेंशन, यानी कि डायमेंशन ए 3 के इक्वल है, डायमेंशन बी जो है वो 4 के इक्वल है, और यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू 0 के इक्वल है। तो अब ये देखें, ये स्टूडेंट्स, अगर यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू जो है वो 0 के इक्वल आ जाए तो ये डायरेक्ट सम वाला क्वेश्चन बन जाता है। डायरेक्ट सम में क्या होगा, ये 4 और 3 किसके इक्वल आता है? 7। तो इसका मतलब इसकी जो डायमेंशन है वो क्या होगी, u प्लस डब्ल्यू की, वो 7 की इक्वल हो जाएगी, और ये ऑप्शन बी जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ u एंड w बी 2 डायमेंशनल सब स्पेसेस ऑफ r3, तो इसमें कौन सा जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी दुरुस्त है कि u इंटरसेक्शन w 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये जो मैंने रिव्यू करवाया उसमें लास्ट में ये रिज़ल्ट है। इस तरह 15 है कि इफ़ 2 आर मोर रोज़ ऑफ n/n मैट्रिक्स ए आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा जो रोज़ हैं किसी मैट्रिक्स की वो लीनियरली डिपेंडेंट हों, तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? ऑप्शन ए दुरुस्त है, जिसमें कि डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल होता है। ठीक है, और ये भी उस रिव्यू के अंदर जो है वो मौजूद है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास इससे रिलेटेड MCQs। आप अपने तौर पे भी थ्योरी को जो है वो गौर से पढ़ें, और आप अपने भी कोई MCQs जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। बहरहाल इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम जो है वो तवज्जो के साथ, एफ़र्ट के साथ MCQs जो हैं वो डेवलप किए जाएं, ताकि आपके ज़हनों के अंदर जो है वो कम से कम बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो बैठ जाएं, कि MCQ जैसा भी बने आप जो है वो उसको सॉल्व कर सकें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।